तोड़ेंगे गुरूर इश्क का, तोड़ेंगे गुरूर इश्क का, हम इस कदर निकल जाएंगे। तोड़ेंगे गुरूर इश्क का, हम इस कदर निकल जाएंगे। वो मोहतरमा खड़ी रहेगी मोड़ पे, वो मोहतरमा खड़ी रहेगी मोड़ पे, लगाकर पिस्टल हम वर्दी में निकल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। आज आज से ये मेरा पहला वीडियो ये YouTube पे जा रहा है। जो आप लोगों को प्रतियोगिता जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल से जो भी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, इसमें अलग अलग विषय की ये दिया जाएगा। जैसे मैं ये आपको फाउंडेशन के तौर पे बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, ये सारे के सारे बैच आपको फाउंडेशन के तौर पे दिया जाएगा। इसमें आज सबसे पहले आपको ये बायोलॉजी का क्लास दिया जाएगा। इस बायोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से होता है, आपको बिल्कुल ही विस्तार पूर्वक ढंग से पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी का अध्ययन किसने किया है, बायोलॉजी का पिता कौन है, बायोलॉजी में होता क्या है, किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी जिसे हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान इसका जो अध्ययन किया है, जीव विज्ञान का अध्ययन अरस्तु ने किया है। दोस्तों ये पहले ये माना जाता था कि जो ये जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का मतलब कि अध्ययन ये माना जाता है कि जीव विज्ञान का अध्ययन सिर्फ मानव के लिए या जंतुओं के लिए किया जाता है। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इसमें यह देखा गया कि जीव जो बायोलॉजी होता है, जो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान का अध्ययन अब ये दो भागों में बांट दिया गया है। अब इसमें सबसे पहला जो आता है, इसमें होता है जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है, जूलॉजी होता है। पहला होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। बॉटनी, इसमें जो जूलॉजी होता है, जूलॉजी का जो अध्ययन किया है, जूलॉजी का अध्ययन और सेम वो जो अरस्तु है, सेम अरस्तु ने ही जूलॉजी का अध्ययन किया है, अरस्तु। और जो बॉटनी होता है, बॉटनी का अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने किया है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को दो भागों में बांट देना है। कितने भागों में, दो भागों में। सबसे पहला होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी का जो होता है, जूलॉजी का अध्ययन भी अरस्तु ने ही किया है, और जो बॉटनी है, बॉटनी का अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने किया है। किसने किया, थियोफ्रेस्टस। इसमें अरस्तु जो ये जूलॉजी होता है, जूलॉजी में जीव जंतु के बारे में पढ़ना है। किसके, जीव जंतु, यानी इसमें जीव और जंतु के बारे में पढ़ना है, जीव जंतु, जिसमें हम एनिमल बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब जितना मानव है हम लोग भी एनिमल में आते हैं। थियोफ्रेस्टस में जो होता है, ये इसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना होता है। पेड़ पौधा जो होता है, इसको बायोलॉजिकल नाम जो होता है वो पादप बोलते हैं, पादप। जिसमें इसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट क्या होता है, इस प्रकार से ये कुछ होता है। तो इसमें हम एनिमल होंगे, हम लोग भी एनिमल में ही रखा जाता है। ये हम लोग जो मानव जो एनिमल है, ये सबसे ज्यादा दिमागदार वाला मानव बताया गया है। तो हम लोग जिसमें आते हैं, हम लोग भी क्या है, एक प्रकार से एनिमल में भी आते हैं। तो यही होता है। तो हम लोग को हम लोग किसमें आते हैं, जूलॉजी में आते हैं। किसमें, जूलॉजी में। और जो पेड़ पौधे पढ़ना होता है वो किसमें होता है, बॉटनी। तो सबसे इसमें यह देखना है कि जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी के पिता कौन होते हैं, अरस्तु। बायोलॉजी के पिता अरस्तु, जिसे जीव विज्ञान हिंदी बोलते हैं। ये जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी का अध्ययन क्या होता है, अरस्तु। ये दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी में जो जूलॉजी का जो अध्ययन किया है वो भी अरस्तु ने किया है, और जो बॉटनी का जो अध्ययन किया है वो थियोफ्रेस्टस ने किया है। इस जूलॉजी में क्या है कि जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना है, इसमें एनिमल के बारे में पढ़ना है। जो बॉटनी होता है, बॉटनी में जो होता है ये इसमें पादप यानी प्लांट यानी कि पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सेल से। क्या से, कोशिका से। सेल से स्टार्ट करेंगे। आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब देखते हैं कोशिका। सेल क्या होता है? कोशिका, ये जो कोशिका होता है, कोशिका हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई होता है। कोशिका जो होता है हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई होता है। ये कोशिका जो है, कोशिका हमारे शरीर में जितना पूरा अंग बना है वो सब कहीं ना कहीं कोशिका से ही मिलकर के बना हुआ है। यानी एक तरह से बोलेंगे कि कोशिका जो है हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई होता है। कोशिका क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होता है। कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसमें अलग अलग देखने को मिलता है कि कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन किसने किया, इसके बाद में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, ये इसी में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया? कोशिका। तो सबसे कोशिका, इसमें कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसमें सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। ये इन्होंने रॉबर्ट हुक ने ये कोशिका की तो खोज की थी। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ कि एक मांस का इसे टुकड़ा ले लेते हैं, इस मांस को काट करके देखा गया कि इसमें होता क्या है। ये देखा गया कि क्या पाया था, ये कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो ये देखा था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये जो कोशिका देखा था तो ये मृत कोशिका था। मृत कोशिका, कैसे कोशिका? मृत कोशिका। जब ये देखा था उस समय 1665 था, 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका, सर्वप्रथम ये क्वेश्चन बोला गया कि कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था वो मृत कोशिका की खोज किया था, जो 1665 में था। इसमें और देखता है कि ये तो मृत कोशिका की खोज थी, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? लाइव। लाइव यानी कि जीवित, जीवित कोशिका। जो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वन लीवेनहॉक, ये जो किया था 1674 ईस्वी में किया था। 1674 ईस्वी में। इसमें हमको ये तीन चीज देखने को मिल गया। इस कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था वो मृत कोशिका की खोज की थी, वो जो 1665 में किया गया था। इसके बाद में जीवित कोशिका आता है। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वन लीवेनहॉक। एंटोनी वन लीवेनहॉक, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जो खोज की थी वो 1674 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में। इसमें अलग अलग चीज आता है कि कोशिका के बारे में जानना कि ये कोशिका कैसी है, किस प्रकार से है, ये अलग अलग बार अपने विचार को रखा, बताया, यानी सिद्धांत दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत तो वो दिया था स्लाइडेन एवं स्वान। स्वान, कोशिका के सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। सबसे पहले आते हैं कि बायोलॉजी, सबसे पता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का अध्ययन, बायोलॉजी का अध्ययन कौन किया? बायोलॉजी के पिता किसे बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अरस्तु को। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला था क्या? पहला था जूलॉजी, दूसरा था बोटनी। जूलॉजी का जो अध्ययन किया है वो अरस्तु ने किया है, और जो बोटनी का अध्ययन किया है, बोटनी का अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने किया था। इसमें जो जूलॉजी होता है, जूलॉजी में जीव जंतु यानी एनिमल के बारे में पढ़ना है। इसमें जो बोटनी होता है, बोटनी में पेड़ पौधे यानी कि प्लांट के बारे में पढ़ना है। यहां से मैंने स्टार्ट किया कि सेल यानी कोशिका जो होता है, कोशिका का अध्ययन तो होता है वो साइटोलॉजी का आता है। इसमें सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो मृत कोशिका की खोज की थी वो 1665 ईस्वी में। इसके बाद में जो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। किसने किया? स्लाइडेन एवं स्वान। अब इसमें यह पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, सबसे छोटी कोशिका क्या होता है। तो अभी इसमें देखेंगे ओवरऑल। ओवरऑल मतलब दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए कि दुनिया में ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा।
शुतुरमुर्ग के अंडा। तो ये सबसे बड़ी कोशिका है। जब ये देखा जाए कि ओवरऑल में छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये तो बड़ी कोशिका थी। अब देखा जाए तो छोटी कोशिका क्या होती है, छोटी कोशिका, छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा का होता है, माइकोप्लाज्मा। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा। और छोटी कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। इसमें और पूछता है, ये तो दुनिया का ओवरऑल में देखा जाए, ये कभी कभी ये होता है कि मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे बड़ी और मानव में सबसे लंबी। हम इसमें देखेंगे मानव में, मानव में बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। मानव में यदि बड़ी कोशिका देखते हैं तो वो होता है ओवम का, ओवम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। अंडाणु क्या बोलते हैं, अंडाणु। ये बड़ी। अब इसमें मानव में यदि छोटी देखेंगे, मानव में छोटी कोशिका क्या होता है, किसका होता है, तो वो होता है स्पर्म का, स्पर्म, जिसे बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु। तो मानव में सबसे बड़ी पूछेगा, दो चीज आपको, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडा। छोटी कोशिका किसका होता है, तो माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, वो अंडाणु का होता है। छोटी किसका कोशिका किसका होता है, स्पर्म का होता है, जो शुक्राणु बोलते हैं। इसके बाद ये होता है कि लंबी कोशिका किसकी होती है, लंबी कोशिका, लंबी, सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका, तंत्रिका, ये ब्रेन में पाया जाता है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु का, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु का, लंबी कोशिका न्यूरॉन का। ये यहां पे ये चीज होता है। इसके बाद में ये दिखता है कि कहीं कभी क्या होता है कि जैसे कहीं का कोशिका, मान लो कहीं का कोशिका मर जाता है, तो कहीं का कोशिका मरेगा तो इट मींस ये होगा कि वहां कोशिका कोई ना कोई बनाएगा। तो कोशिका बनाने का काम कौन करता है, तो इसका भी होता है कि कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा कौन करता है। अब कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा होता कहां पे, कोशिका का विभाजन कहां पे नहीं होता है, इसमें यह देखना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका का विभाजन क्या होता है, कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा देखेंगे कि सबसे ज्यादा तेजी से, सबसे ज्यादा तेजी से कोशिका विभाजन कहां पे होता है। तो कोशिका विभाजन देखेंगे कि सबसे ज्यादा तेजी से कोशिका विभाजन कहां पे होगा, तेजी से। तो मान लो जैसे तेजी से, इट ये होता है कि कोशिका, मान लो कहीं कोशिका मर जाता है तो कहीं कहीं सही होने में थोड़ा सा समय लगता है, कहीं कहीं ऐसा बॉडी होता है कि जो वहां पे कोशिका विभाजन ज्यादा रिकवर हो जाता है और वो घाव सही होने का चांसेस बहुत जल्दी हो जाता है, ये चीज होता है। तो सबसे देखेंगे कि कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, सबसे तेजी कहां पे होता है, तो वो होता है लीवर में, लीवर यानी कि यकृत में, यकृत कहां होता है, यकृत, यकृत। तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, लीवर में होता है। कहां पे होता है, लीवर में। लीवर इधर साइड में होता है, लीवर ये दाहिनी ओर होता है, दाहिनी साइड में लीवर पाया जाता है। यहाँ पे यदि यहाँ पे किसी का चोट लग भी जाता है तो फिर यहाँ की घाव होता है, क्या होता है, सही होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी, मान लो कोई व्यक्ति जब आपको पकड़ ले कहीं पे और पकड़ के बोले कि मैं आपको चाकू मारूं, तो उसे रुकवाना, रुक जा, रुक, और ऐसे करना, बोला मार, है ना, ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करना है, किसी को चाकू नहीं मरवाना। जीवन बहुत क्या है, अनमोल है, तो किसी को चाकू वाकू नहीं मरवाना है। बस ये याद करना है कि जो लीवर होता है, लीवर में कोशिका विभाजन बहुत ही तेजी से होता है, लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। इसमें यह देखता है कि सबसे कम कहां पर होता है, तो वो होता है ब्रेन, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में। ब्रेन में एक तरह से बोले तो मतलब कि ब्रेन में कोशिका विभाजन एक तरह से होता ही नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति को यदि चोट लगता है, देखना कभी कोई एक्सीडेंट व्यक्ति को हो जाता है, जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो उसमें किसी का ब्रेन पर लगता है ना, तो वो ना बचने का चांसेस उसमें कम हो जाता है, क्योंकि जो ब्रेन होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन एक प्रकार होता ही नहीं है, समझो तो कम क्या, मान लो कि होता ही नहीं है, तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए यदि ब्रेन में चोट लगता है तो ब्रेन में चोट लगने के बाद काफी वो दिक्कत हो जाता है। तो सबसे ज्यादा तेजी से यहाँ पे, यानी कि लीवर यदि कट जाता है या किसी प्रकार से उसमें नोच हो जाता है तो लीवर बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है, हो जाएगा। और लेकिन ब्रेन में यदि लगता है तो ब्रेन में लगने के बाद यहाँ पे ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, तो जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पे जो होता है रिकवर सही से
नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने मार दिया, मारा तो यहाँ पे थोड़ा सा लगा, स्किन पे लगा, चमड़ा पे लगा, मांस पे, और मांस पे लगने के बाद फिर क्या हुआ कि ये जो होता है खोपड़िया पे लगा। मान लो किसी ने मारा तो मांस पे लगा, ये इस पे लगा, थोड़ा सा मारा और तेज हुमच के मारा, थोड़ा सा मारा तेज तो खोपड़ी पे लगा, और किसी ने हुमच के मारा तो मेनिंजॉइट पे लगा। तो मेनिंजॉइट तक लगेगा तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन किसी ने हुमच के मार दिया कि मेनिंजॉइट पार करके लग गया दिमाग पे। अब जैसे ये दिमाग पे लगेगा ना तो हमारे अंदर में जैसे लाइट में एमसी बॉक्स होता है ना, तो हमारे ब्रेन में भी एमसी बॉक्स होता है, एक तरफ से गिर जाएगा, और जैसे गिरेगा ना तो शरीर काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो काफी दिक्कत हो सकता है। एक फिल्म है ना गजनी, गजनी देखना, उसको मारता है ना एकदम मेनिंजॉइट पार करके दिमाग पे लग जाता है, एकदम पागल होता है, एकदम हो जाता है, उसको लगता है कि हम कहाँ है, एकदम इस तरह से गजनी होता है। तो यही होता है कि सबसे पहले तो लाल पीला हरा से बचना है। यकीन ना हो ना, विश्वास ना हो तो प्यार करके इल्जाम देख लो, और विश्वास ना हो तो गजनी और तेरा नाम देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए इसमें लाल पीला से क्या रहना, दूर रहना, लाल पीला से दूर रहना। तो ये समझना क्या, कोशिका विभाजन समझ में आ गया। कोशिका विभाजन सबसे तेजी से कहां पर होता है, यकृत में होता है। कहां पे होता है, यकृत यानी कि लीवर में होता है। सबसे कम कहां पे होता है, तो ब्रेन में होता है। कहां पे होता है, ब्रेन में होता है। तो ये इतना याद हो गया, ये तो याद हो जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। चलो अब देखते हैं इसमें कि अब ये तो याद हो जाना चाहिए कि कोशिका विभाजन है क्या, कोशिका किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन लेते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने मीट कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, तो 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया, एंटोनी वन लीवेनहॉक, इन्होंने 1674 ईस्वी में किया था। इसके बाद कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका का सिद्धांत जो दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान। सबसे बड़ी कोशिका पूछता है कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा। किसका, शुतुरमुर्ग के अंडा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है, किसका होता है, ओवम का होता है, जो बोलते हैं अंडाणु, जो किसमें पाया जाता है, फीमेल में होता है। इसके बाद में छोटी कोशिका पूछता है, ये मेल में होता है, जो एस्पर्म का होता है। और ये होता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, एस्पर्म यानी कि शुक्राणु का। ये मेल मतलब मेल का पार्ट चीज होता है। इसमें पूछता है कि लंबी कोशिका क्या होता है, तो लंबी कोशिका न्यूरॉन का होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो किसमें होता है, ब्रेन में पाया जाता है। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। सबसे कम कहां पे होता है, तो ब्रेन में होता है। कहां पे, ब्रेन में। तो ब्रेन में एक तरह से मान लो कि होता ही नहीं है। अब ये जो कोशिका होता है, कोशिका ये अलग अलग चीज होता है। जैसे मान लो कोशिका होता है ना, इसमें अलग अलग प्रकार की चीज पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे पहले जो कोशिका होता है, कोशिका ये एक झिल्ली से बना होता है। ये एक झिल्ली से बना होता है, जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, झिल्ली जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो कोशिका जो झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का, किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां पे होता है, लीवर में। सबसे कम कोशिका विभाजन कहां पे होगा, ब्रेन में। सबसे लंबी कोशिका किसका होता है, न्यूरॉन का। सबसे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है ओवम का। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो होता है एस्पर्म का। जो कोशिका बना होता है वो उसके उसमें झिल्ली वो झिल्ली होता है, उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ये जो कोशिका झिल्ली होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसमें अलग अलग पदार्थ पाया जाता है, अलग अलग चीज होता है। जैसे स्टार पहला होता है एम। एम का मतलब होता है माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया, माइक्रोकांडिया ये एक माइक्रोकांडिया होता है। जैसे मान लो ये माइक्रोकांडिया है, इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे ऐसे इस प्रकार से संरचना पाया जाता है, ऐसे ऐसे
इस प्रकार से ये संरचना इसमें पाया जाता है। इसे बोलते हैं आंतरिक दीवार, एक तरह से आंतरिक दीवार बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो वो बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ऐसे ऐसे साइकिल चलता रहता है। क्या चलता है? साइकिल, ऐसे ऐसे साइकिल चलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी में क्या होता है, इस क्रिस्टी के अंदर में चलता है साइकिल, उस साइकिल को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। इस आंतरिक दीवार में क्या चलता है? क्रेब साइकिल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, इसके अंदर में एक क्रेब साइकिल चलता है। और ये क्रेब साइकिल जब चलता है तो क्रेब साइकिल के चलने से 38 यानी 38 एटीपी, 38 एटीपी का निर्माण होता है। ऐसे एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें 36 ही होता है, 36 ही होता है, जो दो ऑलरेडी पहले से ही होता है और दोनों को मतलब ऐड करके 38 हो जाता है। और जैसे ये 38 एटीपी बनता है तो 38 एटीपी बनने के बाद एक ग्लूकोज बनता है। कितना बनता है? एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज। यानी कि सबसे पहले क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी होता है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है जिसे बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल। इस क्रेब साइकिल पे चलने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना बनता है? 38 एटीपी। और ये 38 एटीपी मिला करके एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? एक ग्लूकोज। और ये एक ग्लूकोज जैसे ये बनेगा तो ये बन जाता है ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। और जो एक ग्लूकोज में जो ऊर्जा बनता है, एक ग्लूकोज में जो ऊर्जा बनता है वो बनता है 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा प्रदान करता है और माइटोकॉन्ड्रिया का रहना बहुत ही जरूरी है। और ऊर्जा जो होता है ये अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे यहां से सांस लिए और जैसे ये सांस लेंगे तो ये नाक के माध्यम से जाएगा। ये आगे में पढ़ाऊंगा कि इसे क्या बोलते हैं, ये सब ऐसे जाएगा, ये नासा छीट, इसके बाद में नासा का पार्ट, इसके बाद में फेरिंग, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वियली। और एल्वियली के पास जाने के बाद, एल्वियली के बाद में वो फिर क्या होता है, एल्वियली के पास जैसे जाएगा तो एल्वियली से कनेक्ट रहता है ब्लड, और ब्लड के माध्यम से फिर जाएगा कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया जाता है तो ये सारा का सारा प्रक्रिया इसी प्रकार से करता रहता है और हमें क्या ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा इसी प्रकार से चलता रहता है और ऊर्जा हमारे शरीर में होना बहुत ही जरूरी होता है। जब ये मान लो ऊर्जा, देखो हमारे शरीर में क्या है, सब जगह कोशिका है, सब जगह कोशिका है। अब ये कोशिका क्या होगा कि मान लो कहीं क्या ऊर्जा खत्म हो गया, अब ऊर्जा तो सब जगह चाहिए। जैसे मान लो मुझे बोलने के लिए क्या जीभ में क्या चाहिए, ऊर्जा ज्यादा चाहिए। अब मान लो पैर में ऊर्जा है और बोलते बोलते जीभ में ऊर्जा खत्म हो गया, तो अब ये कुछ चाहिए ना, तो इसे भी आदान प्रदान करने के लिए इसमें भी कुछ अलग होता है, कुछ वो आगे देखते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा बनाने का काम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है जिसे बोलते हैं क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल चलने से 38 एटीपी यानी 38 एटीपी का निर्माण होता है। जो 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है और एक ग्लूकोज से 4.2 यानी 4.2 किलो कैलोरी निकलता है। जो एटीपी होता है इसका मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें तो हमें मतलब कि हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पूरे दिन में लगभग 2500 कैलोरी चाहिए। 2500 कैलोरी चाहिए, तब जाकर हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ रह सकता है। ऊर्जा को बढ़ाना हो यदि ना, ऊर्जा को बढ़ाना हो तो थोड़ा सा ज्यादा मार्केट में उतना कुछ होता भी नहीं है। इसमें आप जाओ एक दिन में लगभग ज्यादा से ज्यादा 4 खजूर खा लो। खजूर वो जो छुहारा नहीं, खजूर जो खजूर होता है ना, वो खजूर 4 खजूर खा लो, आपका ऊर्जा बिल्कुल ही क्या रहेगा, बरकरार बना रहेगा। ये चीज, इसमें ये चीज देखने को मिलता है कि कैसे ऊर्जा होता है। इसमें यही काम होता है कि माइक्रो काम मेन क्या होता है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, ऊर्जा बनाना। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया की जो खोज की थी वो अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन। अल्टमैन। तो माइक्रोकांडिया खोज किसने किया? अल्टमैन। माइक्रोकांडिया खोज किसने की? अल्टमैन ने किया। किसने किया? अल्टमैन। अल्टमैन। माइक्रोकांडिया खोज अल्टमैन। अब इसमें क्या होता है कि ऊर्जा तो बना दिया, मान लो ऊर्जा बन गया, अब कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीर में एक ही जगह ऊर्जा खत्म हो जाए। अब ऊर्जा को बनाया तो कहीं कभी क्या होता है कि जैसे धावक जो व्यक्ति होता है तो उसे धावक जो होता है रनर, उसे तोड़ने के लिए क्या उसका पैर में ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। अब क्या होगा, उसका मान लो पैर का ऊर्जा खत्म हो गया, इधर का ऊर्जा है तो इधर का ऊर्जा पैर के पास कोई ले जाएगा ना, तो पैर के पास ले जाने के लिए यहाँ पे एक और चीज इसमें पाया जाता है जिसे बोलते हैं जी। जी से होता है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी, जी से होता है गाल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम ये होता है कि जो माइक्रोकांड्रिया ऊर्जा बना दिया, इस बनाए गए ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना, यानी स्थानांतरण करना। तो ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह कौन लेकर जाता है? गोल्जी बॉडी। कौन जाता है? गोल्जी बॉडी। तो ये क्या करते हैं, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, लेकर के जाना। तो गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है? ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना। जैसे मान लो मुझे ऊर्जा ज्यादा कहां चाहिए? मुझे ऊर्जा ज्यादा चाहिए कहां पे चाहिए? जीभ में चाहिए। कहां पे चाहिए? जीभ में चाहिए। अब मान लो जब जीभ में जब मेरा ऊर्जा कम हो जाए और पैर में ऊर्जा है, तो पैर में ऊर्जा रख के क्या करेंगे? जीभ में रखेंगे। तो मुझे तो ज्यादा बोलना है। इस तरह से अब जितना बोलेंगे हमारे अंदर जितना ऊर्जा रहेगा उतना ही बोलेंगे, वरना क्या पता चला कि ये हमारे जीव में ऊर्जा कम हो गया, तो अब क्या करेंगे कि अब जो बोलिए ना वो सही से निकलेगा ही नहीं। अब बोलेंगे कैसे बोलेंगे? अब आवाज इसमें जैसे मान लो ऊर्जा कम हो जाता है तो उसमें आवाज ऐसा आएगा, मेरा माइटोकांड्रिया का ऊर्जा खत्म, ऐसे आएगा। और उससे भी कम होगा, माइटोकांड्रिया ऊर्जा, ऐसे होगा। तो ऊर्जा का बनाना बहुत जरूरी, ऊर्जा का बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऊर्जा होना हमारे शरीर में बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि हमें जीने के लिए चाहिए, जीने के लिए चाहिए। अब जीने के लिए सिर्फ वो चीज नहीं है, जीने के लिए ये भी है, तो इससे भी जीना है ना। अब ये क्या है? माइटोकांड्रिया। समझ आ गया? इतना समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है। तो माइटोकांड्रिया का आंतरिक दीवार क्रिस्टी, माइटोकांड्रिया के अंदर में क्रेब साइकिल चलता है। क्रेब साइकिल से 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी बनने के बाद एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज से क्या बनता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। और ये पूरे दिन में हमें ऊर्जा कितनी चाहिए? 2500 कैलोरी लगभग आसपास चाहिए। इसके बाद है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है क्या कि जो माइटोकांड्रिया ऊर्जा बना दिया, उस ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना। अब इसमें ये देखेंगे कि आगे इसमें अलग अलग चीज होता है कि जैसे मान लो ये क्या बोलते हैं, एक कोशिका है। अब कोशिका को कहीं ना कहीं क्या फुला करके रखेगा, तो कोशिका को फुलाकर कौन रखता है? इसमें आगे इसमें हम ये देखेंगे कि कोशिका को कौन फुलाकर रखता है। हमारे शरीर में पानी कौन रखता है? हमें कोशिका मर जाता है तो कोशिका को बनाता किस कौन है? हमारे कोशिका को कंट्रोल कौन कर रखता है? कोशिका जब मर जाता है तो मरे हुए कोशिका को जलाकर भस्म करता है, क्योंकि यदि मान लो कोशिका यहाँ का मर गया और इसमें मारने वाला कोई है ही नहीं, तो सड़ते सड़ते हमारा पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई ना कोई अंदर तो बनाया होगा ना कि कोई ना कोई तो होगा कि उसका कोई मरे हुए कोशिका को साफ करना, नहीं तो फिर क्या पता चला कि हम लोग ही साफ हो जाएंगे। तो हम लोग को साफ होने से अच्छा है कि इसमें कुछ साफ किया जाए, है ना। तो ये चीज इसमें होता है। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे की चर्चा ये करेंगे कि इसमें वैक्यूल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके बाद में राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सारे के सारे धीरे धीरे कर करके इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज बस यही था, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। और ये फर्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये जो है मतलब कि हम लोगों का ये फर्स्ट वीडियो में जो ये मतलब जो हमारा ये ट्यूशन है ये एजीएस के नाम से चल रहा है। एजीएस कोचिंग सेंटर है ना, एजीएस कोचिंग सेंटर के नाम चल रहा है। जो ये यूट्यूब पे पहले ये क्लास जो थी, पहले क्लास ये ऑफलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही थी, अब इसमें ये क्लास को ऑनलाइन लाया जाए, जिसमें काफी हद तक ये लोगों को या बच्चों को या फिर दोस्तों को ये काफी हद तक क्या इसमें सहायता मिलेगी। तो जो भी दोस्त हो, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन हो या फिर किसी प्रकार से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सारे के सारे एग्जाम में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इसलिए ये बात को देखना। और ये क्या एजीएस कोचिंग यानी क्या, ये आपको सर्च करना है।
एजीएस कोचिंग सेंटर ये सर्च करना यूट्यूब पर जाकर के, बाकी ये आपको दिख जाएगा। तो ये इतना समझ में आ गया, ये इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखेंगे कि आगे वैक्यूम्स क्या होता है, सेल्डोसोम क्या होता है, ये क्या होता है। बाकी अब आगे क्लास कल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।